क्या हो जाएगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, इससे बनेंगे चार अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। कितने बनेंगे, चार अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। और चार, जैसे मैं इनकी बात करूं तो 1 2 3 4 चार अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। चार में से जो तीन है वो तीन तो हो जाएंगे निष्क्रिय। क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय। और कौन से वाले होंगे, बीजांड द्वार की तरफ वाले। बीजांड द्वार की तरफ जो भी गुरु बीजाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, ये चार गुरु बीजाणु क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। बचा कौन सा, एक गुरु बीजाणु बचा नंबर चौथा वाला, जो किसकी तरफ मौजूद है, निभाग की तरफ। किसकी तरफ मौजूद है, निभाग की तरफ। वो गुरु बीजाणु हो जाएगा और उसको कहेंगे अपन कौन सा गुरु बीजाणु, उसको कहेंगे हम सक्रिय गुरु बीजाणु। उसको क्या कहेंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन, सक्रिय गुरु बीजाणु कहेंगे। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ। अधस त्वचा है ये बीजांड काय है, इसकी हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं क्या होगी, एक कोशिका क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये इसको अपन चाहे तो बोल सकते हैं हाइपोडर्मल कोशिका, हाइपोडर्मल, या ऐसे बोल दो आप इसको, और की स्पोरियल, और की स्पोरियल बोलते हैं। राजस्थान बोर्ड में दे रखा है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। और की स्पोरियल कोशिका है, इसमें क्या होगा, आगे जाकर के इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, परिणत विभाजन होगा। क्या होगा, परिणत विभाजन। इससे दो कोशिकाएं बनेगी, एक तो बनेगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बनेगी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका में डिवीजन होगा और वो बनाएगी भित्ति। उसके बाद प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, लेकिन वो कोशिका आगे जाकर के क्या बन जाएगी, वो मां बन जाएगी, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाएगी, है ना। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। उसमें क्या हुआ, थोड़े समय बाद उसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार अगुणित गुरु बीजाणु बने। चार में से तीन थे वो नष्ट हो गए, यानी एक मां ने चार बच्चों को जन्म दिया, चार बच्चों में से तीन बच्चे क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, मर गए, है ना। एक बच्चा बचा, उसको कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो यहाँ पर चार सक्रिय गुरु बीजाणु, सॉरी चौथे नंबर पे जो बचा वो सक्रिय गुरु बीजाणु बचा। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होगा, इस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होगा, वृद्धि होगी, वो क्या होगा, परिवर्धन होगा। इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी और परिवर्धन होगा। और आगे जाकर के ये क्या बनाएगा, आगे जाकर के ये बनाएगा भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश को ही तो हम क्या कहते हैं, इस भ्रूण कोश को ही कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। इसको हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, निभाग छोर वाला। अब आपको मैं ऐसे बताऊं, देखो आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर निभाग की तरफ कहाँ क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो ये हमारा, देखो मैं एक बार बीजांड फिर से बना रहा हूँ आपके सामने, एक बार फिर आपके सामने मैं बीजांड बना रहा हूँ। इस तरीके से समझना मेरी बात को। ये बीजांड बना रहा हूँ, इस बीजांड के चारों तरफ मैंने क्या बनाया, इस बीजांड के चारों तरफ मैंने बना दिया है बीजांड काय। क्या बना दिया है, सॉरी एक सेकंड रुको, ये मैंने बना दिया इसके चारों तरफ बीजांड काय। क्या बना दिया है, बीजांड काय। चित्र को ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बना दिया, बीजांड काय बना दिया। क्या बना दिया, बीजांड काय। बीजांड काय के बाद इसके चारों तरफ मैंने क्या बना दिया है, अध्यावरण बना दिया। क्या बना दिया, अध्यावरण। ये अध्यावरण भी बना दिए, इस तरीके से अध्यावरण बना दिए। ये वाला छोर कौन सा है, निभाग है। ये वाला छोर क्या कौन सा है, निभाग है। बात को समझते रहना, ये वाला छोर निभाग है और ये वाला छोर है बीजांड द्वार। कौन सा है, बीजांड द्वार। अब मैंने बताया था आपको इसमें आगे क्या होगा, कि इसमें कितने गुरु बीजाणु बनेंगे बेटा, इसमें बनेंगे चार गुरु बीजाणु। अंदर की तरफ चार बना देता हूं मैं, चलो 1 चार ही बना देता हूं। इस तरीके से आप इसको समझना, चार गुरु बीजाणु में बना रहा हूं, अच्छे से याद रखना। 1 2 3 क्या बोला उन्होंने, किताब वाले ने बोला है कि चार में से तीन तो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय कौन से होंगे, ये बीजांड द्वार वाले, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचेगा कौन, ऊपर वाला। ये इस वाला जो ऊपर वाला जो बचा है
उस ऊपर वाले को ही तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे उस ऊपर वाले को ही, उसी को कहेंगे हम सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु, है ना। और ये नीचे वाले जो तीन है 1 2 3 1 2 3, इनको क्या कहेंगे? निष्क्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे? निष्क्रिय गुरु बीजाणु, निष्क्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, तो बताओ आपकी ये बात अभी तक समझ में आई या नहीं आई? फिर से समझ लो, मैंने यही तो लिखा है आपके सामने कि ये बीजांडकाय है। इस बीजांडकाय की एक कोशिका, अंदर की तरफ एक कोशिका, एक ने तो बना दी भित्ति, ये काले कलर से कर रखी है, ये चारों तरफ तो इसकी भित्ति हो जाएगी। कौन सी? ये वाली, देखो ये इसकी भित्ति है, ये भित्ति कोशिका से बना हुआ आइटम है ना। इसके बीच में ये चार जो गुरु बीजाणु बने हैं, किससे बने हैं? ये बने हैं आपके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, है ना। मैंने पूरा डिटेल से नहीं बताया क्योंकि इतना आपकी बुक में है भी नहीं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी याद करने के काम आएगा। आप चाहो तो इसको कॉपी में भी लिखना, मैं बताऊंगा वो कैसे लिखना है। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में लिखने के लिए कुछ नहीं दिया, अभी इसको लिखो, नंबर 1 डाल लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ये याद करने के लिए आप लोगों को याद कैसे करना रहेगा। क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ, थोड़ी सी क्या है, लाइट नहीं आ रही है आज। देखिए एक मिनट चेक करता हूँ। ठीक है, लाइट नहीं आ रही है, मैं आपको इसका फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बाद में लाइट, थोड़ी सी लाइट नहीं आ रही है ना। तो इस तरीके से आप समझ तो गए होंगे ना। देखिए थोड़ा इधर से दिख जाएगा क्या? अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है क्या? एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जो भी है फिर देखते हैं। ठीक है, आपको भेज दूंगा बाद में मैं, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, ये जो बना हुआ है ना बोर्ड पे, ये भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से इसका, ये तो अभी किसका, ये तो था गुरु बीजाणु चतुष्क। इस चार को क्या बोलेंगे? इस चार का जो झुंड है ना, चारों झुंड, इस चारों झुंड को गुरु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। आपको पता है कि ऐसा ही पहले हुआ था, पहले भी चतुष्क बना था, लघु बीजाणु चतुष्क बना था, ऐसे अब यहाँ बनेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आप इसके बाद क्या होगा? अब मैंने आपको बोला कि सक्रिय गुरु बीजाणु है, अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु का क्या होगा? इस सक्रिय गुरु बीजाणु से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सक्रिय गुरु बीजाणु से मैं आगे बढ़ता हूं और आपको अच्छे से पहले समझाता हूं कि क्या होगा। देखो, लिखने वाली बात है वो हो जाएगी, लेकिन अगर आपको ये बोर्ड पे ऐसे ही समझ में आ गया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी हर चीज की। देखो, अभी थोड़ा बड़ा भी लिखूंगा ताकि आपको दिख जाएगा अच्छे से, क्योंकि लाइट क्या कभी कभी धोखा देती है। ठीक है भाई, चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, पहले ये हमारे पास क्या बचा था भाई? 3 नष्ट हो गए थे गुरु बीजाणु। अब ये बीजाणु के भीतर ही हो रहा है, आप इसको बाहर मत देखना, ये बीजाणु के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, है ना। 20 भी बीजाणु हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसके भीतर ये कोशिका थी, है ना। फिर से मैं आपको बताऊं कि ये हमारा, एक बार और बना के बता दो आप लोगों को इस तरीके से, ये हमारा यहाँ पर अंदर की तरफ क्या है? ये तो भित्ति कोशिका है, ये भ्रूण कोष बन रहा है अभी, है ना। तो भ्रूण कोष की ये बीजांड द्वार, मैं कुछ इस तरह से उल्टा बना रहा हूँ आपके लिए, याद रखना इसको, है ना। और ये हमारा क्या है? बीजांड है। क्या है ये? बीजांड। ठीक है, बात को समझना, ये बीजांड है, उस बीजांड के अंदर ये क्या है? इस बीजांड के अंदर ये जो एक कोशिका दिखाई दे रही है आपको, इसको कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु। ये क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु। दिख रहा है सबको? ये क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु है। क्या है ये? सक्रिय गुरु बीजाणु। अब सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करेगा उसकी बात करते हैं। चलो इसको रेड से कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ये सक्रिय गुरु बीजाणु भी अपने पास, अब सक्रिय गुरु बीजाणु बनाऊंगा, बार बार पूरा बीजाणु नहीं बनाऊंगा, है ना। अब सक्रिय गुरु बीजाणु जो है, इसमें केंद्रक भी है। क्या है ये? केंद्रक। इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या होगा भाई? न्यूक्लियस में क्या होगा? डिवीजन होगा। सक्रिय गुरु बीजाणु में डिवीजन होगा। अब मैं आपको इसके लिए और आगे नहीं, आगे बात कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट मैं इस तरह से बनाऊंगा, है ना, इस तरह से बनाऊंगा केवल अकेला अकेला। तो इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा? विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन। क्या होगा? अभी केंद्रक विभाजन होगा, और केंद्रक विभाजन कितने बार होगा? 3 बार केंद्रक विभाजन होगा। अब मैं फर्स्ट डिवीजन करा देता हूँ यहाँ पे, प्रथम विभाजन। ये हुआ प्रथम विभाजन, सुनना मेरी बात को, केंद्रक में हो रहा है प्रथम विभाजन, ये गुरु बीजाणु है। क्या ये? गुरु बीजाणु।
और गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है उसमें प्रथम विभाजन, और प्रथम विभाजन होने से कितने केंद्रक बन गए भाई, 1 और 2। कितने केंद्रक बन गए, 1 और 2, एक केंद्रक ऊपर एक केंद्रक नीचे। अब ये एक ऊपर एक नीचे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या होती है, यहाँ पर बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है, रिक्तिका। और इस रिक्तिका बन जाने से क्या होगा, ये जो केंद्रक है ना इसका, ये केंद्रक विभाजन हुआ था, तो इन केंद्रक में डिवीजन हो रहा है। सुनना मेरी बात को, इन केंद्रकों में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। इस वाले केंद्रक में हुआ, यानी सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में डिवीजन हुआ, और उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होने से क्या हो जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बनेंगे, 2। एक ऊपर वाले छोर, अबे बता दो ये कौन सा छोर है भाई, ये बीजांड, ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, याद रखना। और ये निभाग वाला है सी, मैं सी लिखूंगा इधर और एम लिखूंगा। इसका मतलब आप समझना, ये बीजांड द्वार वाला भाग है, और ये कौन सा भाग है, निभाग वाला भाग है। एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका कौन सा भाग है, बीजांड द्वार, और ये कौन सा भाग है, चला जा, यानी निभाग। कौन सा है, चला जा या फिर क्या है, निभाग है। नहीं दिख रहा था क्या, दिख जाएगा। क्या है ये, चला जा या फिर निभाग है ना, ऊपर वाला भाग। थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको, दिख जाएगा, है ना। कौन सा भाग है, ये वाला भाग निभाग, और ये वाला। तो आप देखना, जब बीजांड द्वार वाला भाग है, एम और सी लिख रखा है मैंने यहाँ पे। आगे बात समझ में, चलो आगे देखो आप। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पहला विभाजन हुआ, पहले विभाजन में क्या किया हुआ मैं आपको बताऊं, कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु का जो केंद्र के, अब मैं आपको भ्रूण कोष बनना बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो सक्रिय गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है, उस केंद्रक में डिवीजन हुआ, और उस डिवीजन को बोलते हैं मुक्त केंद्रीय डिवीजन। मुक्त केंद्रीय डिवीजन, मुक्त केंद्रीय डिवीजन का मतलब क्या होता है, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। अमीबा में देखा होगा ना आप लोगों ने, 600 केंद्रक बनते थे, अगर आपको याद हो रहा हो, थोड़ा याद हो। अमीबा में क्या पाया जाता था, पुटी भवन होता था, अंदर अंदर बहुत सारे केंद्रक बन गए, तो वो एक साथ ब्लास्ट होता था 500-600 केंद्रक का, ऐसा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए भाई, हमारे पास आगे कितने केंद्रक, 2 हो गए। अब केंद्रों की संख्या कितनी होगी, 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब क्या होगा। ये भित्ति कोशिकाएं भाई, हरे कलर से बना रखी है। अब आगे क्या होगा, थोड़ा और बड़ा करूँ क्या, दिख जाएगा ना। अब आगे क्या होगा, आगे फिर से डिवीजन होगा। अभी रिक्तिका अंदर ही है भाई, अभी रिक्तिका जहां की जहीं है, रिक्तिका का कोई काम नहीं हो रहा है ना। तो रिक्तिका अभी यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है, बीच में रिक्तिका है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। और इस डिवीजन के टाइम पे देखो आप लोग, 1 से 2 केंद्रक बन, कितने बन गए, 1 से 2। अब कितने केंद्रक हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। इसको फिर मैं लिखता हूँ एम और सी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से मैं, यानी ये बीजांड द्वार वाला छोर है ना। ये एक बार बना दे मैंने, इधर आप समझ जाना, है ना। अब यहाँ पे 2 केंद्र, यानी इसको बोलते हैं अपन सेकंड डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ, सेकंड डिवीजन हुआ भाई। द्वितीय विभाजन हुआ, कितना विभाजन हुआ, द्वितीय विभाजन हुआ। फिर से क्या होगा, फिर से इन दोनों केंद्रकों में, इसमें भी और इसमें भी अलग अलग डिवीजन होगा। इससे कितने केंद्रक बन जाएंगे, बोले इसमें बने जाएंगे अपने पास कितने केंद्रक, 4 केंद्रक बन जाएंगे। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आगे करके थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ उसको, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 इधर है, 2 इधर बनेंगे। 1 से कितने बनते हैं, 2, तो 2 से कितने हो जाएंगे, बोलो। 2 से बन जाएंगे 4, ये 4 बन गए। इधर भी 4, यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अभी बीच में कौन अटका हुआ है, अभी बीच में रिक्तिका मौजूद है। अभी बीच में क्या मौजूद है, एक बड़ी सी रिक्तिका है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब विभाजन होगा, जब खाना पीना होगा, बंटवारा होगा, तो पानी तो चाहिएगा ना भाई। लोग बंटवारा कर रहे हैं तो यहाँ पानी चाहिएगा, पानी की आवश्यकता है। तो कितने हो गए भाई, बोलो कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए। कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक। और ये हुआ आपका थर्ड डिवीजन। कौन सा डिवीजन हुआ, थर्ड डिवीजन, तीसरा विभाजन हो गया, है ना। अब तीसरा विभाजन हो गया, तीसरा विभाजन के बाद अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। कितने विभाजन कराओगे आप, इतने सारे केंद्रकों को कहाँ ले जाओगे। हाँ, अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये 4-4 केंद्रक हो गए, 4 ऊपर वाले कोने पे, 4 नीचे वाले कोने पर, यानी 4 तो हो गए आपके निभाग की तरफ, यानी इस वाली साइड पे।
4 हो गए आपके इधर, यानी बीजांड द्वार की तरफ हो गए। आई बात समझ में, बीजांड द्वार की तरफ हो गए। अब क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, आपको किताब की भाषा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा सिंपल नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। प्रथम विभाजन हुआ और सीधा ये हुआ, यहाँ से सुनना आप लोग कि प्रथम विभाजन होने के बाद जो दोनों केंद्रक बनते हैं, एक चला जाता है कि तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, एक केंद्रक चला जाएगा ऊपर की तरफ, एक चला जाएगा कहां पर, चलाजा की तरफ, निभाग की तरफ, एक चला जाएगा बीजांड द्वार की तरफ, एक घर में घुस जाएगा, एक दरवाजे की तरफ आ जाएगा। ऐसे लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, दो भाई थे अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद दो भाइयों से क्या हुए, 4 हो गए, वो 2 से क्या हो गए, 4 हो गए। फिर 4 से कितने हो गए, ऐसे विभाजन होते रहे और ये 4 से कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। अब 8 होने के बाद क्या करना है, इनको घर बार भी बनाना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसे ही रह जाएंगे अकेले अकेले खुद घूमते रहेंगे, घर बार ही नहीं है, तो इनका घर बनाना पड़ेगा, है ना, इनका घर बनाना पड़ेगा। घर बनाने का मतलब है भित्ति बनाना। अभी इनको केंद्रक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, केंद्रक। अभी इनको मैं केंद्रक कह रहा हूं, तो इसके बाद इनमें चारों तरफ क्या हो जाएगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक घटना घटित होगी कि ये 4 थे, इस वाले घर में इस वाले घर में लड़ाई हो गई। क्या हो गई, लड़ाई हो गई। इन चारों केंद्रकों में, इस चारों केंद्रकों में लड़ाई होगी। एक ने कहा कि ठीक है तुम लोग तुम्हारा घर बसाओ, हमें भी हमारा घर बसाना है, तुम यहाँ रहो तुम यहाँ रहो, हम बीच में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, बीच में। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये रिक्तिका नष्ट हो गई धीरे धीरे, है ना, पानी खत्म हो गया। तो यहाँ से इस जगह पे इन्होंने क्या कर लिया, मकान बना लिया, है ना। इस बात को ऐसे समझना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ये हमारा भ्रूण कोश की भित्ति। अब यहाँ पे ऊपर हो गए 3 केंद्रक, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी कितने, 3। क्योंकि ये तो नाराज हो गए थे, इन्होंने कहा कि हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हम तो हमारा घर अलग बसाएंगे, है ना, हम तो हमारा घर क्या करेंगे, अलग बसाएंगे। यहाँ से हो गया, यहाँ से जो 2 केंद्रक अंदर आए। बताओ भाई, ये ऊपर से आता है, आपको पता है कि पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है। ऐसे यहाँ पर है ये ध्रुव ये ऊपर का ध्रुव, ये नीचे का ध्रुव, दोनों ध्रुवों से केंद्र का है। इसीलिए इन केंद्रकों को क्या कहेंगे, इसीलिए इन केंद्रकों को एक नाम देंगे, उनको कहेंगे ध्रुवीय केंद्र। क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्र। आई बात सर, फिर लिख देता हूं मैं सी और यहाँ पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे एम, सी और एम, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, अब क्या होगा, अब सबका अपना अपना काम हो गया, सबका अपना अपना काम हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा अब लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या होगा, अब लड़ाई बंद हो गई। तो इनने क्या किया कि हम घर बना लेते हैं। तो ये जो केंद्रक बने थे ना यहाँ पर इतने सारे, इन केंद्रकों के चारों तरफ भित्तियां बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भित्तियां। ये पहला केंद्रक है ना, सुनना इधर, ये 1 2 और ये 3, इस तरीके से ये इनके चारों तरफ भित्ति बन गई। इधर भी आ जाओ, ये 1 और ये 2 और ये 3, ऐसे इन्होंने अपनी डिजाइन के अनुसार घर बना लिया। अंदर वाले दोनों केंद्र कभी यहाँ है से ही, इनका कोई घर नहीं बना, ये सारा घर ही इनका है, ऐसा समझते हैं। ये बीच में ये सोचते हैं कि सारा घर हमारा है, तो इनकी भित्ति कहाँ है, इनको बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो बीच में, ये इसकी बाउंड्री इसकी बाउंड्री, यहाँ तक पूरी बाउंड्री इनकी है। तो ये ऊपर वाली जो चलाजा की तरफ जो कोशिकाएं बनी थी, किसकी तरफ बनी थी, चलाजा की तरफ कोशिकाएं बनी थी। निभाग की तरफ जो कोशिकाएं बनी थी, उन कोशिकाओं का एक नाम हो जाएगा बेटा, उन कोशिकाओं का, तीनों कोशिकाओं का नाम हो जाएगा 1 2 और 3। इन तीनों कोशिकाओं का नाम होगा, इनका होगा प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या होगा, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये अकेली को भी अगर कोशिका बोलो तो इसको बोलते हैं काय कोशिका, इसको क्या कहते हैं, काय कोशिका। 3 कोशिकाएं नीचे पड़ी हुई है, 3 में से अलग अलग है। ये वाली जो कोशिका है, इस वाली कोशिकाओं को, कोशिका को क्या कहेंगे, जो रेड कलर से मैंने बना रखी है, जो लाल जोड़े में बनी हुई है, वो है दुल्हन, वो है दुल्हन, और ये आसपास है दुल्हन की सहेलियां। ठीक है, ये बना दिया मैंने आपके सामने। ये इस कोशिकाओं को कहेंगे, इस वाली को, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अंड कोशिका।
इसको क्या कहेंगे, अंड कोशिका। इसको क्या कहेंगे, दोनों को, साइड वाली बगल वाली को मैंने आपको बताया था ये कौन है ना, ये कौन है भाई, ये है आप यहाँ पर दुल्हन की सहेलियां, ये दुल्हन की सहेलियां हैं इधर, है ना। ये कौन है भाई, नीचे वाली दुल्हन की सहेलियां, लाडी की बाइलियां, ये क्या है, ये लाडी की बाइलियां, ठीक है। ये लाडी की बाइलियां है भाई, याद रख लेना, है ना। और ये तीन कौन है, ये उल्टे मुंह चली गई, ये लाडी की रूठने वाली सहेलियां, ये रूठ गई प्रतिमुखी, उल्टा मुंह करके, लाडी यहाँ है, ये लाडी की ठीक सामने रहेगी और वहां खड़ी खड़ी करते रहेगी, ऐसा दूल्हा है, ऐसी दुल्हन है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा फलाना ढिकाना, ऐसे करती रहेगी। ऐसा ही होता है। लाडी की तीन सहेलियां होती है, 6 सहेलियां मान लो, 6 सहेलियां में 3 सहेलियां तो लाडी की बुराई करने वाली रहेगी, और दो, तीन जो बचेगी वो दो रहेगी, वो साथ में रहेगी, वन वाला वो होगी थोड़ी देर बाद, कैसे मतलब। यहाँ पर इस प्रकार से दो कोशिकाएं हैं, इसको कौन सी कोशिका नाम देंगे, इन दोनों को कहेंगे भाई अपन सहायक कोशिका। क्या कहेंगे भाई, सहायक, क्योंकि लाडी की तो 3 सहेलियां नाराज होकर चली गई ना, इसलिए ये ध्यान रह जाएगी, इनको बोलेंगे सहायक कोशिका। सहायक कोशिकाएं दो है भाई, कितने, दो। और अब देखो कितने प्रकार की कोशिका, मैंने पहले आपको पहले प्रश्न में बताया था, प्रतिमुखी 3 है, अंड कोशिका 1 है, 4, सहायक कोशिका 2 है, 6, और अकेली खुद भी क्या है, ये कोशिका है। चलो किसी को समझ में नहीं आयो तो बताओ, आई नहीं आई बात समझ में बोलो, है ना। इस तरह से आपको इस बात को समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो ये इस पूरे टोटल भाग को क्या बोलेंगे, इन तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे, इन तीनों कोशिकाओं के समूह को कहेंगे अंड उपकरण। क्या कहेंगे, अंड उपकरण। क्योंकि यहाँ पर जो सहायक कोशिकाएं होती है, अब एक बात और बताओ मैं आपको, ये जो सहायक कोशिका होती है ना, इस सहायक कोशिका में कुछ इस तरीके से ये हाथ की तरह कुछ ऐसे निकले रहते हैं, है ना। इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपर्चर। क्या बोलते हैं, तंतु रूपी समुच्चय, तंतु रूपी समुच्चय। अब तंतु रूपी समुच्चय का मतलब क्या होता है, तंतु रूपी समुच्चय जो होता है, समुच्चय का मतलब आप जानते हो, समूह। ये तंतु रूपी समुच्चय निकलेंगे, थोड़ा बड़ा करके बताओ मैं आपको, ये सहायक कोशिका है भाई, ये क्या है, सहायक कोशिका। इस सहायक कोशिका में कुछ इस तरह के प्रवर्त निकले रहते हैं। अब इन प्रवर्त का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे दो नरयुग्मक आते हैं तो उन दो नरयुग्मकों को खींचने का काम, अंदर लाने का काम, मकान में अंदर प्रवेश कराने का काम कौन करते हैं, ये दोनों, ये दोनों करते हैं, है ना, ये दोनों ही करते हैं। यहाँ से पराग नलिका आती है, इस जगह से, यहाँ देखो, यहाँ से पराग नलिका आएगी और यहीं बनते हैं सारी चीजें, तीनों यहाँ रहती है, तीनों कोशिका इस जगह, इस जगह पे तीनों कोशिका बन जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये तंतु रूपी समुच्चय है, फिलीफॉर्म अपर्चर है ये तंतु रूपी समुच्चय है। ये तंतु रूपी समुच्चय का काम होता है आगे जाकर के पराग नलिका को इस अंड कोशिका के अंदर लेके के आना। ये तंतु रूपी समुच्चय यहाँ पर बन जाता है, सहायक कोशिका में मौजूद होता है। किसमें होता है, सहायक कोशिका में, ठीक है। तो बोलो, आपकी बात समझ में आई। देखो मैंने आपको समझाया पूरा इस तरह से, ये डायग्रामेटिकली आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद नोट तो आप डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आपको लिख के खुद दे दूंगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, शायद अब दिख जाएगा, लेकिन लाइट आ जाए, सही कर दूंगा। दिख रहा है अब ठीक ठाक, स्क्रीनशॉट ले लो तो दिख जाएगा आपको, तो लाइट भी आ गई थोड़ी सी। तो पहला वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको सब कुछ लिखना है जो मैं आपको भेजूंगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी पहले, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये भी बता दीजिए। आ रहा है ना, हाँ अच्छे से अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो समझ आगे बुक में भी है ये, वहाँ आपके सहाय नाम दे रखा है, कुछ और नाम दे रखा है, आप टेंशन मत लेना उस चीज की, ये पूरे ऑथेंटिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक है। ये बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह है उनमें भी यही चीजें बता रखी है, तो जरूरी नहीं आप एनसीईआरटी कोई महान नहीं, वहाँ के राइटर जो सारी बातें वो सही लिखे, वैसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ तक ये प्रथम विभाजन सक्रिय गुरु बीजाणु बना, है ना। ये इस प्रकार से पूरा डिवीजन हुआ। ये पूरा आपको लिखित में लिखना है, मैं आपको भेजूंगा, वो आप ऐसे कैसे लिख लेना, ठीक है। और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और बिल्कुल थोड़ा सा अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करें तो उसको पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी, है ना। तो उसमें भी आपके ये लिख रखा है। लास्ट में क्या है, लास्ट की बात किताब में दे रखी है, वो आपको बताता हूँ कि लास्ट में क्या होता है कि जो आपको पता है कि जो भ्रूण कोश होता है वो कितने केंद्रक होता है। वो होता है आपके भ्रूण कोश, ये दे रखी है एक लाइन आपकी किताब में कि जो भ्रूण कोश होता है वो कितना होता है, 8 केंद्रीय होता है। 8 केंद्रीय होता है। कितना होता है, 8 केंद्रीय भ्रूण कोश होता है। 8 केंद्रीय भ्रूण कोश। और कोशिकाएं कितनी होती है, 8 केंद्रीय, वो ऐसे करता हूं मैं, 8 केंद्रीय वो 7 कोशिकीय। 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय क्या होता है, ये भ्रूण कोश कहलाता है। ये आवर्त बीजी किसका है, आवर्त बीजी पादपों का सबसे खास गुण है भाई। अगर आपको आवर्त बीजी पादप की पहचान करनी है तो सबसे सटीक तरीका क्या होगा, ये तरीका आपको उसके भ्रूण कोश को देखना पड़ेगा कि उसके भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक है। बात को समझ लेना कि अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में एक बीजाणु मतलब एक ही बीजाणु होता है ना। उस एक बीजाणु में कितने केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक वाला भ्रूण कोश बनता है। और 8 केंद्रक वाले भ्रूण कोश में आपको समझना है, 8 केंद्रक वाले भ्रूण कोश में कोशिकाएं कितनी होती है, 7 होती है, याद रखना। ऐसी कौन सी कोशिकाएं जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, ऐसी कौन सी कोशिकाएं जिसमें कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। उस कोशिका का नाम बताओ आप कमेंट में, ऐसी कोशिका बताओ इसमें 2 केंद्रक होते हैं, चलो बताओ, है ना। ऐसी कोशिका का नाम बताओ जिसमें कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। कमेंट करो फटाफट, पांचों में से कोई ना कोई करो। बताओ भाई, बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मुझे। नहीं पता क्या, दिख रहा है सीधा। ऐसी कौन सी कोशिका है, काय कोशिका या मुख्य कोशिका भी बोल सकते हैं इसको, नाम तो बहुत सारे हैं, दिखते हैं क्या। हाँ, काय कोशिका और मुख्य कोशिका भी बोलते हैं। कई सारे नाम है, नामों में कंफ्यूज मत हो आप लोग, तो कोई ये नहीं है ऐसा कुछ विशेष, है ना। बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है, ठीक है ना। अब अपन आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, आगे अपन देखते हैं कि 8 न्यूक्लियक अवस्था आ गई है इधर, ये 8 न्यूक्लियट अवस्था आ गई। और 8 न्यूक्लियट अवस्था के बाद इसमें क्या बन जाती है, कोशिका भित्तियां बन जाती है। जब 8 केंद्र पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर काम होता है कोशिका भित्ति के स्टार्ट होने का। और मादा युग्मोद्भिद जो होता है उसमें अगर अपन देखें तो इसमें 6 न्यूक्लियाई यानी 6 केंद्र तो भित्ति कोशिका से घिरे रहते हैं। बाकी जो एक बचा है वो नहीं घिरा रहता, वो होता है ध्रुवीय न्यूक्लियाई या उनको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। आपने कुछ डायग्राम बनाया था कि कल, नहीं बनाया ना कुछ भी। अब मैं आपको आज भेजूंगा और आज आपको पूरा ही लिखना है। ये सारा जो समझाया मैंने आपको एक बार में लिख लेना है, ठीक है। एक बार में आप लोग लिख लेना ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा ही क्या क्या है, ठीक है। इसको केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं, है ना। ये वाली जो कोशिका है ना, काय कोशिका, इसको केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। आप मत भूल जाना कि ये कोशिका कौन सी है, इसको केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। इसको केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। और इसके अलावा और भी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए। लेकिन केवल आप अपने कोर्स के अनुसार चले, मैं आपको बहुत सारा लिखाने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर भी ये चलता है, ठीक है। आगे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ भाई। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ये हैं क्योंकि ये आपको लिखना ज्यादा है ना, ये डायग्राम बनाने हैं आपको, है ना। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है, मैं नोट्स आपको भेजूंगा, ठीक है ना। और उसमें उसको आपको लिखना है, ठीक है। और देखो बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखी है जो प्रतिमुखी कोशिका है उनका काम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, बुक में नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, फिर भी पूछा जाए तो ये कोशिकाएं क्या क्या काम करती है, इन कोशिकाओं के काम याद रखो। पहले नंबर की कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो नाराज हो गई, ये नाराज हो गई तो ये क्या काम करेगी, ज्यादा लंबे समय तक नाराज नहीं रहेगी,
ये कोशिकाएं क्या करेगी आगे जाकर के, ये नाराज कोशिका प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाओं में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं, है ना, थोड़ा आगे का बता रहा हूँ, थोड़ा एंजाइम भरे होते हैं, पोषक पदार्थ भरे होते हैं, और आगे जाकर के जब भ्रूण का निर्माण होता है, आपको बताएंगे जो शादी में क्या होती है, सहेलियां नाराज रहती है, घर में चली जाती है, लेकिन लास्ट में 2-5 साल बाद जब वो आते हैं वापस तो उनके पास मिलने आती है, कैसी है, क्या हाल चाल है, ऐसे पूछते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जब भ्रूण बन जाता है, यानी यहाँ पर जब आराम से इनका सेटलमेंट हो जाता है, तो ये नाराजगी खत्म हो जाती है, उसके बाद आराम से आ जाती है मिलने के लिए, भाई ठीक है कोई बात नहीं, शादी में जो कह दोगे, अब तो हम आराम से रहेंगे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ भी ऐसा होता है, ये कब तक नाराज रहेगी कोशिका, ये क्या करेगी, धीरे धीरे ये भी क्या करेगी, भ्रूण बनेगा आगे जाकर के, अभी आपको बताएंगे, बहुत डिटेल है आगे, ये पार्ट बहुत बड़ा है, आप इसमें सोचना कि कब तक चलेगा, पार्ट चलता है भाई ये कम से कम 25 दिन 30 दिन तक, ये याद रख लेना आप लोग, और ऑनलाइन में थोड़ा कम चलेगा, ऑफलाइन होगा तो ये बात मैं आपको लिखाऊंगा, बोलूंगा, सब करूंगा, और ये काम आपका 45 मिनट के अंदर करना रहता है ना, तो उसमें इतना सा होता है, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये कोशिका, ये क्या काम करती है, कुछ भी काम नहीं करती, ये आगे जाकर के भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है, मतलब ये आगे जाकर के नष्ट हो जाती है, इनका कोई वर्चस्व नहीं रहता है। अब आ जाओ आगे, अब हम बात करते हैं ये सहायक कोशिकाओं का क्या काम है। पहले तो मैंने आप लोगों को लाडी की सेल बताया, लेकिन अब थोड़ा देखो क्या काम है। ये क्या करती है कि जैसे ही क्या होते हैं, यहाँ पर पराग नलिका आती है, क्या आती है, पराग नलिका आती है, ये इनके इस तरीके से, ये मेरे हाथ देखना, फिलीफॉर्म अपर्चर। अब ऐसे जैसे कोई बॉल को पकड़ते हैं ना, तो बॉल के जैसे क्या होते हैं, वो बॉल के जैसे क्या आते हैं, बॉल के जैसे आते हैं वो वहां पर दो नलिका। तो ये नर युग्मक को इस तरह से अपने अंदर, यानी पराग नलिका जो होती है, उस पराग नलिका सबसे पहले किसमें प्रवेश करती है, सहायक कोशिकाओं में। अब आप बताओ, जैसे कि कोई भी बारात आती है तो डायरेक्ट लाडी से कांटेक्ट थोड़ी होता है, किससे कांटेक्ट होता है, सहेलियों से कांटेक्ट होता है पहले, तो वहां जाएंगे भाई कौन सी लाडी है, क्या है, कहाँ पे है, इस प्रकार से, कितनी पढ़ी लिखी है, सब उससे बातें होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही, यहाँ पर भी सबसे पहले जो पराग नलिका आएगी, जो बारात आएगी, उस बारात को देख देगा, सौभाग्य किसको प्राप्त होगा, इन सहायक कोशिकाओं को। यानी जो पराग नलिका आएगी उसमें जो दो राजकुमार, यानी दो क्या आएंगे, हमारे नर युग्मक आएंगे, यानी दो दूल्हे आएंगे, या साध्या दो होगी, याद रखना, है ना, आगे बताऊंगा, साध्या तो लास्ट में चलेगा। अभी यहाँ पे दो हो गए, है ना, दो नर युग्मक आएंगे, एक को तो ये क्या कर लेगी, पकड़ के यहाँ रख लेगी लाठी के पास में, एक सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ, तो ये भी अपनी दुल्हन ढूंढता है, तो क्या करता है, ये यहाँ आ जाता है। ये दो पहले है यहाँ पर, एक काय कोशिका, इन्होंने सुना, ठीक है, ये काय कोशिका यहाँ पर है इस समय, अभी निषेचन वाली घटना बताऊंगा आपको आगे। ये दो यहाँ पर है, जैसे ही ये एक नर युग्मक इनके पास आता है, ये सोचते हैं कि भाई कोई आ रहा है अपन को मारने के लिए, या कुछ ऐसा समझो, कोई यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों भी एक हो जाते हैं, दोनों मिलके एक हो जाएंगे। एक होने के कारण अब देखो, मैं आप ये ऐसे ही बना सकता हूँ, ये दोनों जैसे यहाँ पे निषेचन होगा, तो निषेचन के दौरान ये दोनों केंद्र युग्मित हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं संलीन केंद्र। तब इसको क्या कहते हैं, संलीन केंद्र, क्योंकि एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर तीसरा आता है यहाँ पर से, जो नर युग्मक आ रहा है वो इनसे मिलता है, और आगे जाकर के यहाँ बनता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला, है ना। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझना, है ना। ये डायग्राम मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने शायद, पहले उसको बनाना, ठीक है ना, और बना करके फिर मैं आपको आज भेजूंगा, अभी थोड़ी देर बाद उसको आप लिखना ऐसे कैसे पूरा इसके पास, ठीक है। चलो बना के, नहीं तो बुक का भी भेज सकता हूँ, भी ठीक ठाक है। मैं जो अंडरलाइन कर दूंगा, यानी जो काट दूंगा, वो पेज नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है, वो लाइन नहीं लिखनी, बाकी वो लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा कम है ना। चलो आज क्लास में इतना है, और ऐसा मत सोचना कि एक दिन क्लास में कोई दिक्कत नहीं, अपनी क्लास ज्यादा है, बोलिए भाई, अगर क्लास में होता तो ये इतना नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको पहले। क्लास में तो क्या होता है कि आपको डायरेक्ट वहाँ जो लिखने का टाइम है वो नहीं बचेगा, ऐसे सोच लीजिए आपकी कम से कम 1.25 घंटे की क्लास चल रही है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, और पढ़ते रहो, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिलेगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि कक्षा 12 है भाई, ठीक है ना। अभी ऑफलाइन भी कर रहे हैं व्यवस्था वहाँ पर, अभी बड़ौरा में कल भी गए थे हम, तो देख रहे हैं कि वहाँ कोई मकान वकान मिल जाए वगैरह, तो आप लोगों की नजर में भी कोई ऐसा मकान हो जहाँ पे थोड़ा स्कूल के पास में हो, थोड़ा दूर हो, आप लोगों को सुविधा रहे, तो आप भी बता सकते हो उसको, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो मुझे कॉल करके बताना भाई, आप लोगों के पास कोई ऐसा हो व्यवस्था तो करना बात, क्योंकि वहां पे यही प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। चलो।